हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक ऑन अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साइंस विद एबी शर्मा। फ्रेंड्स, आज हम जो चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं उसका नाम है सेल डिवीज़न। ये ध्यान रखना कि सेल चैप्टर अलग है और सेल डिवीज़न चैप्टर अलग है। सेल चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं कि जितने भी सेल के कोशिकांग होते हैं, जितने भी कोशिका के कोशिकांग होते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। लेकिन सेल डिवीज़न के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो सेल होती है एक्चुअल में पर्टिकुलर, वो अपने आप में डिवीज़न या अपने आप में विभाजन कैसे करती है, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन। ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आपने कभी कहीं बार नाम सुना होगा गुणसूत्र या क्रोमोसोम। आपने नाम तो कई बार सुना है। जब से हम 6 क्लास से साइंस पढ़ते आ रहे हैं, एनसीईआरटी के अंदर बार बार आता है क्रोमोसोम गुणसूत्र, क्रोमोसोम गुणसूत्र। एक्चुअल में क्रोमोसोम होते क्या है और इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चैप्टर में बार बार ये चीज़ काम में आएगी। और जब तक आपको इसकी स्ट्रक्चर पता नहीं होगी तब तक आप ये चैप्टर सही से समझ नहीं पाओगे। आ रही है बात समझ में? तो सबसे पहले हम ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम समझेंगे कि गुणसूत्र या जो क्रोमोसोम होते हैं उसकी एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसे होती है। जैसे हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, उसके बाद में हम हमारे पर्टिकुलर चैप्टर सेल डिवीज़न की ओर मूव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि गुणसूत्र के एक्चुअल में होता क्या है और इसकी संरचना कैसी होती है। तो आपने देखा होगा कि 4 लीफ के जैसी संरचना होती है गुणसूत्र की, और नहीं देखा तो अभी देख लो। ठीक है, ये जो चारों लीव्स है ये आपस में जुड़ी होती है एक संरचना के द्वारा जिसका नाम होता है सेंट्रोमियर। देखो, ये जिससे जुड़ी होती है इसका नाम होता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकीर्णन। सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकीर्णन। और आपको ये जो चारों पत्तियों जैसी संरचना दिख रही है, आपको ये चारों जो लीव जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है, 1, 2, 3 और 4, इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिन। सिस्टर क्रोमेटिन, इनका नाम क्या है? सिस्टर क्रोमेटिन। अब ये जो प्रत्येक सिस्टर क्रोमेटिन ये जुड़ी किससे है? सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई है। और सिस्टर क्रोमेटिन जो है इसके ऊपर का भाग, ये सिस्टर क्रोमेटिन के प्रत्येक सिस्टर क्रोमेटिन के जो ऊपर का भाग होता है ये कहलाता है टीलोमियर। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? टीलोमियर। आ रही है बात समझ में? और ये जितनी भी सिस्टर क्रोमेटिन से ये आपस में एक प्रोटीन के द्वारा जुड़ी होती है। हम अभी जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं गुणसूत्र की। गुणसूत्र नाम सबने सुना है लेकिन इसकी स्ट्रक्चर शायद बहुत कम लोगों को आती है। तो सबसे पहले हमें इसकी स्ट्रक्चर के बारे में जानना होगा। ये जितनी भी सिस्टर क्रोमेटिन्स होती है चारों ये एक प्रोटीन वलय से जुड़ी होती है जिसका नाम होता है काइनेटोफोर। ये ध्यान रखना, इसका नाम होता है काइनेटोफोर। ठीक है, आ रही है इतनी बात समझ में? अब ये देखो, जो सिस्टर क्रोमेटिन्स होती है इसके नीचे एक और ये स्ट्रक्चर होती है। एक और क्या होती है? स्ट्रक्चर। इसका नाम होता है द्वितीयक संकीर्णन। द्वितीयक संकीर्णन, इसका नाम क्या होता है? द्वितीयक संकीर्णन। और ये जो द्वितीयक संकीर्णन होता है इससे एक और स्ट्रक्चर जुड़ी होती है जिसका नाम है सैटेलाइट। अभी मैं इन सबके काम भी आपको बताऊंगा। इसका नाम क्या है? सैटेलाइट। सैटेलाइट जो होता है वो अपनी जो आनुवंशिक सूचना है उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। ये जिम्मेदारी किसकी होती है? सैटेलाइट की होती है। अब देखो, सिस्टर क्रोमेटिन्स होती है 4, प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर 4 सिस्टर क्रोमेटिन्स होती है। और ये जो प्रत्येक सिस्टर क्रोमेटिन होती है जुड़ी होती है सेंट्रोमियर से। जिससे जुड़ी होती है? सेंट्रोमियर से जुड़ी होती है। और जो प्रत्येक सिस्टर क्रोमेटिन है इसके ऊपर का जो भाग होता है, उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे अपन बोलते हैं टीलोमियर। क्या बोलते हैं? टीलोमियर। एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे टीलोमियर का आकार घटता जाता है। इसका मतलब जैसे जैसे अपना बुढ़ापा आता जाएगा वैसे वैसे टीलोमियर का आकार क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो टीलोमियर से उम्र का पता भी लगाया जा सकता है। अगर टीलोमियर की साइज ज़्यादा है इसका मतलब उम्र कम है, और अगर टीलोमियर की साइज कम है इसका मतलब उम्र ज़्यादा है। जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टीलोमियर का आकार कम होता जाएगा। तो जो प्रत्येक सिस्टर क्रोमेटिन होती है इसके ऊपर का भाग क्या कहलाता है? टीलोमियर कहलाता है। प्रत्येक जो सिस्टर क्रोमेटिन होती है प्रोटीन जैसी संरचना से जुड़ी होती है, और वो जो प्रोटीन जैसी संरचना होती है उसका नाम होता है काइनेटोफोर। क्या नाम होता है?
काइनेटोफोर। और जो ये प्रत्येक सिस्टर क्रोमेटिन होती है, जो सिस्टर क्रोमेटिन होती है उसके नीचे एक संरचना पाई जाती है, उसे हम बोलते हैं द्वितीयक संकीर्णन। क्या बोलते हैं? द्वितीयक संकीर्णन। और ये द्वितीयक संकीर्णन होता है, इसके बाद में एक और स्ट्रक्चर होती है, उसका नाम होता है सैटेलाइट। जो सैटेलाइट होती है ये अपने आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का काम करती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो द्वितीयक संकीर्णन होता है ये प्रत्येक सिस्टर क्रोमेटिन या प्रत्येक गुणसूत्र के ऊपर नहीं पाया जाता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है और वो होती है 13, 14, 15, 21 और 22। सिर्फ ये 5 गुणसूत्रों के ऊपर ये द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है और किसी भी गुणसूत्र के ऊपर नहीं पाया जाता। प्राथमिक संकीर्णन या सेंट्रोमियर तो सभी गुणसूत्रों में पाया जाएगा। अपने पूरे 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं 46, उन 46 के अंदर ही ये पाया जाएगा, चाहे वो कायिक गुणसूत्र हो चाहे वो लिंग गुणसूत्र हो, उन दोनों के अंदर पाया जाएगा ये सेंट्रोमियर तो। परंतु ये जो द्वितीयक संकीर्णन होता है ये सिर्फ निश्चित कुछ गुणसूत्र होते हैं, ये सिर्फ उन्हीं के ऊपर पाया जाता है। बोलो इसकी स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत हो तो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, हम इसके बारे में लिख भी लेते हैं। तो आप सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए स्ट्रक्चर को, या फिर मैं साइड में ही लिख देता हूँ पहले। सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रोमियर के बारे में। सेंट्रोमियर का मुख्य कार्य क्या होता है? यह है सभी सिस्टर क्रोमेटिन्स को, यह सभी सिस्टर क्रोमेटिन को आपस में जोड़े रखता है। यह सभी सिस्टर क्रोमेटिन को आपस में जोड़े रखता है। कौन? सेंट्रोमियर। उसके बाद में जो प्रत्येक सेंट्रोमियर है या प्रत्येक सिस्टर क्रोमेटिन है, प्रत्येक सिस्टर क्रोमेटिन के ऊपर, प्रत्येक सिस्टर क्रोमेटिन के ऊपर टेलोमियर पाया जाता है। टेलोमियर पाया जाता है। प्रत्येक सिस्टर क्रोमेटिन के ऊपर टेलोमियर पाया जाता है, जिससे उम्र का पता लगाया जा सकता है। जिससे उम्र का पता लगाया जा सकता है। प्रत्येक सिस्टर क्रोमेटिन के ऊपर एक टेलोमियर पाया जाता है जिससे उम्र का पता लगाया जा सकता है। सभी सिस्टर क्रोमेटिन्स, ये ध्यान रखना, जितनी भी सिस्टर क्रोमेटिन्स होती है, प्रत्येक सिस्टर क्रोमेटिन ये एक प्रोटीन जैसे स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़ी होती है। यह एक प्रोटीन जैसे स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़ी होती है। यह एक प्रोटीन जैसी स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़ी होती है। प्रोटीन जैसी संरचना के द्वारा जुड़ी होती है। जिसे काइनेटोफोर कहते हैं। जिसे काइनेटोफोर कहते हैं। जिसे काइनेटोफोर कहते हैं। अब ये जो द्वितीयक संकीर्णन होता है, मैंने आपको फिर बताया था, पहले भी बताया था और वापस बता रहा हूँ, इसमें गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है 13, 14, 15, 21 और 22। सिर्फ ये 5 गुणसूत्रों के ऊपर द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है। तो देखो, गुणसूत्र 13, 14, 15, 21 और 22 पर द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है। द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है, जिससे सैटेलाइट जुड़ी होती है। जिससे सैटेलाइट जुड़ी होती है, जो सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में
दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती है, जो संरचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती है। वापस से देखते हैं हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले गुणसूत्र की संरचना होती है, उसमें 4 पत्तियों जैसी संरचना होती है। कितनी 4 पत्तियों जैसी संरचना होती है? 4 पत्तियों जैसी संरचना होती है। उनका नाम होता है सिस्टर क्रोमेटिन। प्रत्येक जो सिस्टर क्रोमेटिन होती है जुड़ी होती है सेंट्रोमियर के द्वारा, जिसका दूसरा नाम प्राथमिक संकीर्णन भी होता है। और जो प्रत्येक सिस्टर क्रोमेटिन है, इसके आसपास में एक वलय पाई जाती है प्रोटीन की, जिसका नाम होता है काइनेटोफोर। क्या नाम होता है? काइनेटोफोर। जो काइनेटोफोर होता है टेलोमियर होता है। इस टेलोमियर के बाद में एक और स्ट्रक्चर होती है, उसका नाम होता है द्वितीयक संकीर्णन। और जो प्रत्येक द्वितीयक संकीर्णन होती है उसके बाद में एक और अभिक्रिया या एक और संरचना होती है, उसका नाम होता है सैटेलाइट। सैटेलाइट का जो मुख्य कार्य होता है वो गुणसूत्र जो संरचना होती है, आनुवंशिक संरचना, उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का होता है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो? अब देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर, जिसका नाम है सेल डिवीज़न। अब ये जो सेल डिवीज़न होता है ना फ्रेंड्स, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इसकी 2 अवस्थाएं होती है। पहली तो होती है इंटरफेज और दूसरी होती है एम फेज। पहली तो होती है अंतरावस्था और दूसरी होती है एम अवस्था। देखते हैं इसको कैसे। कोशिका चक्र, ये पूरे एक चक्र के रूप में चलता है। ये पूरे किसके रूप में चलता है? चक्र के रूप में चलता है, जिसकी 2 स्टेजेस होती है। पहली तो होती है इंटरफेज या अंतरावस्था। पहली तो होती है इंटरफेज या अंतरावस्था और दूसरी होती है एम फेज या एम अवस्था। पहली तो होती है इंटरफेज और दूसरी होती है एम फेज। अब ये जो इंटरफेज होती है इसे अगेन 2 भागों में बांटा जाता है, 3 पार्टों में बांटा जाता है, जिसमें पहली जो स्टेज होती है वो तो होती है G1, दूसरी होती है S और तीसरी होती है G2। पहली तो होती है G1, दूसरी होती है S और तीसरी होती है G2। इसके बाद में एक स्टेज और होती है जिसका नाम होता है G0 अवस्था है, G0 स्टेज। ये ध्यान रखना, G0 एक्चुअल में कोई स्टेज होती नहीं है, अभी हम समझेंगे क्यों। सीधा से इसका मतलब ये है कि जिस भी कोशिका को अपने अंदर विभाजन नहीं करना होता है वो सीधी किस में चली जाती है? G0 स्टेज में चली जाती है। जिसके 2 एग्जाम्पल्स होते हैं, एक तो अपनी हार्ट कोशिका और एक होती है अपनी ब्रेन या न्यूरॉन कोशिका। बस 2 ही कोशिकाएं होती है जो अपने अंदर जीवन में कभी भी विभाजन नहीं दर्शाती है, और वो हमेशा किस स्टेज में रहती है? G0 स्टेज में रहती है। उसके बाद में सेकेंड नंबर पर जो अवस्था है, जो सेकेंड नंबर पर जो जगह है, उसके अंदर वापस से इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहली तो होती है समसूत्री विभाजन। ये जो एम अवस्था होती है इसके वापस से 2 सब पार्ट होते हैं, एक तो होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। एक तो होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। टोटली स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? कोशिका चक्र से। ये जो पूरी कोशिका का विभाजन है ये एक पूरे प्रकार से चक्र के रूप में चलता है, और ये चक्र होते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं इनिशियल स्टेज पे। पहला तो होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज। ये जो इंटरफेज होता है इसको वापस से 3 सब पार्टों में बांटा गया है, या इसकी वापस से 3 सब स्टेजेस होती है। पहली होती है G1, दूसरी होती है S और तीसरी होती है G2। उसके बाद में फिर अगला जो पार्ट आता है वो आता है एम फेज का। एम फेज को वापस से फिर 2 भागों में बांटा गया है, एक तो होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। हालांकि समसूत्री विभाजन की भी बहुत सारी स्टेजेज होती है, अर्धसूत्री विभाजन की बहुत सारी स्टेजेज होती है। हम इसको जब चैप्टर आगे हमारा चलता रहेगा उसके साथ साथ हम इसको पढ़ते रहेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे G1 स्टेज के बारे में, उसके बाद में S स्टेज के बारे में और उसके बाद में G2 स्टेज के बारे में। देखो मैं इसको पहले आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्चुअल में। एम फेज के 2 होते हैं, एक तो होता है समसूत्री और एक होता है अर्धसूत्री। अब देखो ये पूरे एक चक्र के रूप में चलता है, ये पूरे एक चक्र के रूप में चलता है। ये देखो यहाँ से पहली स्टेज कौन सी है अपनी? G1। दूसरी स्टेज कौन सी है? S या सिंथेटिक। तीसरी कौन सी है? G2।
जैसे ही अपनी इंटरफेज ख़त्म हो जाएगी G2 पे, उसके बाद में जो अगली स्टेज स्टार्ट होगी उसका नाम है एम फेज। तो ये कौन सी अवस्था है? एम अवस्था। और मैंने अभी आपको बताया था कि एम अवस्था के बाद में एक और अवस्था होती है, इसका नाम होता है जी नोट। क्या नाम होता है? जी नोट। ये अपनी पूरी कोशिका विभाजन का एक चक्र होता है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? G1 से, उसके बाद में S, G2, फिर एम अवस्था और उसके बाद में जी नोट अवस्था। हालांकि जी नोट अवस्था में फिर से कह रहा हूँ कि कोई पर्टिकुलर स्टेज नहीं है, बस जिस कोशिका को विभाजन नहीं करना होता है वो सीधी जी नोट अवस्था में चली जाती है। अब देखो, सबसे पहले देखते हैं हम जीवन अवस्था के बारे में। कौन सी अवस्था के बारे में? जीवन अवस्था के बारे में। इसका दूसरा नाम और क्या क्या हो सकता है? जीवन अवस्था के अन्य नाम और क्या क्या हो सकते हैं, हम इसके बारे में देखेंगे। पहले जी नोट को अगर एक बार अपन हटा देवें, अगर अपन जी नोट को एक बार हटा देवें तो बताओ क्या ये एम के बाद में आ रही है ना? भाई अगर अपन जी नोट को हटा देवें तो क्या ये एम के बाद में आ रही है ना? और एस के पहले भी आ रही है। मतलब एम के बाद वाली अवस्था भी हम इसे बोलते हैं और एस के पहले वाली अवस्था भी हम इसे बोल सकते हैं। तो तुमसे पूछे कि जीवन अवस्था का अन्य नाम और क्या है, दोनों एग्जाम्पल में से कुछ भी दे सकता है। या तो वो एम पश्चावस्था भी दे सकता है या वो एस पूर्वावस्था भी दे सकता है, क्योंकि यही इसका उल्टा भी G2 के अंदर होने वाला है। तो इसको अब अगर आप स्ट्रक्चर के रूप में समझोगे तो नाम ढूंढने में, नाम याद करने में कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो एग्जाम के अंदर भूल भी सकते हो। तो कुछ नहीं करना, जाते स्ट्रक्चर बनानी है, पूरी स्टेजेस लिखनी है। पहली आती है G1, दूसरी होती है S, तीसरी होती है G2 और चौथी होती है एम अवस्था। अब बताओ ये जो जीवन अवस्था है ये एम के तो बाद में आ रही है और एस के पहले आ रही है, तो इसका और नाम क्या हो सकता है? एम पश्चावस्था और एस पूर्वावस्था। आ गई बात समझ में? सबसे पहला क्वेश्चन ही यही होता है और सबसे बेसिक क्वेश्चन ही यही होता है कि जीवन स्टेज का दूसरा नाम क्या है। तो हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जीवन स्टेज के बारे में। ये देखो, जीवन अवस्था। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जीवन स्टेज के बारे में या जीवन अवस्था के बारे में। ये जीवन अवस्था है, इसका अन्य नाम क्या है? एम पश्च अवस्था। क्या है? एम पश्च अवस्था। और इसका अन्य नाम क्या है? एस पूर्व अवस्था। आ गई बात समझ में? सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि इसके अन्य नाम क्या है? एम पश्चावस्था और एस पूर्वावस्था। अब देखो इस स्टेज में काम क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हमें यह समझना होगा। सीधा सा एक एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो ज़रूरत इस एस को होगी वो पूरी कौन करेगा? जीवन करेगा। मतलब जो जो चीज़ें इस एस को चाहिए होगी उसका निर्माण कौन करेगा? जीवन करेगा। इस एस के अंदर डीएनए की प्रतिकृति होती है, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इसका मतलब उसको आरएनए डीएनए की ज़रूरत भी है, प्रोटीन की भी ज़रूरत है। तो इन तीनों का निर्माण कौन करेगा? जीवन करेगा। अच्छा, इसके अंदर ये भी देखा जाता है कौन सी कोशिका तो विभाजन करना चाहती है और कौन सी कोशिका विभाजन नहीं करना चाहती है। भाई कौन सी तो कोशिका विभाजन करना चाहती है और कौन सी कोशिका विभाजन नहीं करना चाहती है, इसका डिसाइडेशन भी किसके अंदर हो जाएगा? जीवन के अंदर हो जाएगा। अगर कोई कोशिका अपने अंदर विभाजन नहीं करना चाहती है तो वो सीधा सीधा किस में चली जाएगी? जी नोट के अंदर चली जाएगी, जिसमें दो कोशिकाएं होती है। एक तो होती है मस्तिष्क के न्यूरॉन कोशिका और दूसरी होती है हृदय कोशिका। हृदय कोशिका और मस्तिष्क कोशिका जीवन पर्यंत कभी भी विभाजन नहीं दर्शाती है, वो एज इट इज़ ऐसे की ऐसे ही रहती है। इसलिए तो कहते हैं कि हेलमेट पहनो, क्योंकि अगर सिर में चोट लग जाती है तो दोबारा न्यूरॉन कभी भी रिकवर नहीं होता है। हृदय कोशिका में चोट लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर अपने जो चेस्ट होता है इसका बहुत गाढ़ा या बहुत टाइट आवरण होता है, तो जल्दी से हृदय कोशिका डैमेज नहीं हो पाती है। आ रही है बात समझ में? तो जी नोट कोशिका में कौन चला जाता है? जिस कोशिका को विभाजन नहीं करना होता है वो जी नोट कोशिका में चला जाता है, और जिसको विभाजन करना होता है वो अगली स्टेज में चला जाता है। अब ये विभाजन करना है या नहीं करना है ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगी अपनी जीवन अवस्था। यहीं पर डिसाइड होता है कि कोशिका को विभाजन करना है या नहीं करना है। उसके बाद में यहाँ पे जैसे ही जीवन से एस अवस्था के अंदर आया जाता है तो यहाँ पर चेक किया जाता है, यहाँ पर पहला चेक पॉइंट होता है। यहाँ पर चेक किया जाता है कि इसके जो डीएनए या आरएनए है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं है। अगर इस जीवन कोशिका से एस कोशिका में जाने के लायक अगर डीएनए नहीं है या उसके अंदर कोई डैमेज है तो उसे तुरंत वापस से भेजा जाता है कि भाई तेरा डीएनए पहले तू ठीक कर, उसके बाद में इस स्टेज के अंदर जाना।
लेकिन अगर वो कह दे कि नहीं साहब पुष्पा राजू में तो कटूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं साला, तो उसके अंदर फिर क्या होगा कि उसको झुकना ही नहीं पड़ेगा, तो फिर उसको कटना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, उस कोशिका को अपने आप में वापस से सुसाइड करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर डीएनए में डैमेज है जीवन कोशिका के अंदर, अगर इस जीवन स्टेज के अंदर अगर डीएनए के अंदर डैमेज है तो वो सीधा एस कोशिका में प्रवेश नहीं कर पाएगा। उसको रोकेगा कौन, यहाँ पर आएगा पहला चेक पॉइंट, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट चेक पॉइंट। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि फर्स्ट चेक पॉइंट किस किस के मध्य होता है, तो जीवन और एस के मध्य। किसके पहले होता है, एस के पहले। किसके बाद होता है, जीवन के बाद। आ रही है बात समझ में। तो कोशिका डिवाइडेशन अपने आप में करेगी या नहीं करेगी, इसका डिसीजन कहाँ पे लिया जाएगा, जीवन स्टेज में। नहीं करेगी तो कहाँ भेज दिया जाएगा, जी नोट स्टेज में। किस किस का निर्माण होगा, आरएनए का निर्माण होगा और प्रोटीन का निर्माण होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह ऐस अवस्था के काम आने वाले हैं, और जो ऐस अवस्था के काम आएगा उसका निर्माण कौन करेगा, जीवन स्टेज करेगी। आ रही है बात समझ में। जो भी प्रोडक्ट इस ऐस अवस्था के काम आएंगे उसका निर्माण कौन करेगा, जीवन करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि डीएनए व आरएनए व प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, वह प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। डीएनए, आरएनए व प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। कौन सी स्टेज में किया जाता है, जीवन अवस्था के अंदर किया जाता है। आ रही है बात समझ में। इसके बाद में देखो, यहाँ पर ही निर्णय लिया जाता है, यहाँ पर ही निर्णय लिया जाता है कि कोशिका को विभाजन करना है या नहीं, कि कोशिका को विभाजन करना है या नहीं। अगर कोशिका विभाजन नहीं करना चाहती है तो उसे सीधा कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जी नोट अवस्था में। अगर कोशिका विभाजन नहीं करना चाहती है, अगर कोशिका विभाजन नहीं करना चाहती है तो उसे जी नोट अवस्था में भेज दिया जाता है। तो उसे जी नोट अवस्था में भेज दिया जाता है। जैसे हृदय कोशिका व मस्तिष्क कोशिका, जैसे हृदय कोशिका व मस्तिष्क कोशिका। आ रही है बात समझ में। जीवन अवस्था में प्रोटीन व आरएनए निर्माण होने के बाद उन्हें एस अवस्था में भेज दिया जाता है, उन्हें एस अवस्था में भेज दिया जाता है। यहाँ पर पहला चेक पॉइंट आता है, यहाँ पर पहला चेक पॉइंट आता है जो यह डिसाइड करता है कि, जो यह निश्चित करता है कि कोशिका अगली अवस्था में जाने लायक है या नहीं, अगली अवस्था में जाने लायक है या नहीं। अगर यह कोशिका अगली अवस्था में जाने लायक नहीं होती, अगर इसके डीएनए में विकृति होती है या डैमेज होता है, तो उसे पुनः
रिकवर होने के लिए भेज दिया जाता है। तो उसे पुनः रिकवर होने के लिए भेज दिया जाता है। अगर डीएनए रिकवर नहीं होता है, अगर डीएनए रिकवर नहीं होता है तो उस कोशिका को सुसाइड करना होता है या सुसाइड करना पड़ता है। ये इसकी मजबूरी है कि अगर डीएनए रिकवर नहीं होगा तो उस कोशिका को सुसाइड करना ही पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? वापस से देख लेते हैं एक बार। जीवन अवस्था, जीवन अवस्था का अन्य नाम क्या है? अब ये देखो, जीवन अवस्था एम के तो बाद में आ रही है और एस के पहले आ रही है। इसका मतलब इसका नाम एम पश्चावस्था और एस पूर्वावस्था भी हो सकता है। इसमें डीएनए, आरएनए व प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसको चाहिए होता है। यहाँ पे किस किस का निर्माण होगा? जो एस अवस्था को चाहिए होगा उसका निर्माण जीवन अवस्था के अंदर होगा। इसमें डीएनए की प्रतिकृति होती है एस अवस्था के अंदर, इसलिए इसके अंदर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का निर्माण कौन करेगा? जीवन अवस्था। इसकी जिम्मेदारी होती है ये। उसके बाद में यहाँ पर ही निर्णय लिया जाता है, यहाँ पर ही डिसाइड किया जाता है कि कोशिका को विभाजन करना है या नहीं। अगर कोशिका को विभाजन नहीं करना है तो उसे सीधा जीनोट स्टेज में भेज दिया जाता है, जहाँ पर ये कोशिका जीवन पर्यंत कोई विभाजन नहीं करती है। जैसे अपनी हृदय कोशिका और मस्तिष्क कोशिका, ये जीवन पर्यंत कोई भी विभाजन नहीं दर्शाती है। ये सीधी किस में चली जाती है? जीनोट स्टेज में चली जाती है। बाकी अन्य सभी कोशिकाएं अपने अंदर विभाजन दर्शाती है। उसके बाद में हृदय कोशिका और मस्तिष्क कोशिका जीवन पर्यंत कोई विभाजन नहीं दर्शाती है। जीवन अवस्था में प्रोटीन व आरएनए निर्माण होने के बाद उन्हें एस अवस्था में भेज दिया जाता है, और अगर वो एस अवस्था में जाने लायक नहीं है या उसके डीएनए में कोई विकृति है तो उसे तुरंत ठीक किया जाता है। और अगर वो डीएनए अपनी विकृति को ठीक नहीं करता है तो फिर उस कोशिका को वहाँ पर मरना होता है। अच्छा, ये बताता कौन है कि डीएनए में विकृति है या नहीं? तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर आता है फर्स्ट चेक पॉइंट। यहाँ पर आता है फर्स्ट चेक पॉइंट। ये चेक करता है कि डीएनए में विकृति है या नहीं। अगर होती है तो उसे तुरंत ठीक किया जाता है, अगर वो ठीक नहीं होती है तो फिर उसे तुरंत सुसाइड करना पड़ता है पूरी की पूरी कोशिका को। आ रही है बात समझ में? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो लिख लीजिए इसे आप। यहाँ तक समझ ही लिया आपने। जीवन अवस्था का पूरा नाम क्या होता है? जीवन अवस्था का नाम होता है एम पश्चावस्था और एस पूर्वावस्था। जिस जिस चीज़ को की ज़रूरत होगी एस अवस्था के अंदर उसका निर्माण होगा जीवन अवस्था के अंदर। आ रही है बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो वापस वीडियो को देख लेना एक बार। अब देखो, ये जीवन अवस्था अपनी पहली स्टेज कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में आती है एस अवस्था। सेकेंड नंबर की जो अवस्था है उसका नाम है एस अवस्था या संश्लेषित अवस्था। या सिंथेटिक स्टेज। एस अवस्था, संश्लेषित अवस्था या सिंथेटिक स्टेज। अब जिन जिन चीज़ों का निर्माण जीवन अवस्था में हुआ था उन सब चीज़ों को काम में लिया जाएगा एस स्टेज के अंदर। तो देखो, यहाँ पर डीएनए की प्रतिकृति होती है या डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए की प्रतिकृति होती है। यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन का भी गुणन होता है। यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन का गुणन होता है। ये कोई बड़ी प्रावस्था नहीं है। यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन का गुणन होता है। यहाँ पर क्रोमोसोम्स का भी गुणन होता है, सॉरी क्रोमेटिन पदार्थों का भी यहाँ पर गुणन होता है। यहाँ पर क्रोमेटिन पदार्थों का भी गुणन होता है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? सीधी सी बात है, जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता, जो जो चीज़ों का निर्माण जीवन में हुआ था उन सबको काम में लिया जाएगा एस प्रावस्था के अंदर। और जो एस प्रावस्था है इसके बाद में फिर अगली प्रावस्था आएगी G2 प्रावस्था। तो एस प्रावस्था में कोई खास काम है नहीं, बस डीएनए की प्रतिकृति की जाती है, हिस्टोन प्रोटीन का गुणन होता है और क्रोमेटिन पदार्थ का गुणन होता है। ये सब काम होता है एस प्रावस्था के अंदर।
अब ये जो एस प्रावस्था है सिंथेटिक स्टेज है, इसके बाद में वापस से अगली स्टेज आती है, उसका नाम है G2 स्टेज। क्या नाम है? G2 स्टेज या G2 अवस्था। तो थर्ड नंबर की जो अवस्था है उसका नाम है G2 अवस्था या G2 स्टेज। अब देखो वापस से फिर वही बात आ रही है कि बताओ कौन सी तो पहले और कौन सी बाद में। इसके वापस से जैसे जीवन के दो नाम थे, इसके वापस से वैसे ही दो नाम होंगे। अब इसके अंदर देखो ये एम के पहले आ रही है तो इसका नाम हो जाएगा एम पूर्वावस्था। ये एस के बाद में आ रही है तो इसका नाम हो जाएगा एस पश्चावस्था। आ गई बात समझ में? तो इसका नाम और क्या है? एक तो है एस पश्चावस्था और दूसरा नाम क्या है? एम पूर्वावस्था। इसका एक नाम तो क्या है? एस पश्चावस्था और एक नाम है एम पूर्वावस्था। अब वापस से जो जो चीज़ें इस एम फेज को चाहिए होगी उसका निर्माण कहाँ पे होगा? G2 स्टेज में होगा। जितनी भी चीज़ें इस एम फेज को चाहिए होगी उसका निर्माण कहाँ पे होगा? G2 अवस्था में होगा। और जैसे ही वो G2 से एम की ओर प्रवेश करेगी, जैसे ही वो G2 स्टेज से एम स्टेज की ओर प्रवेश करेगी तो वापस से एक और चेक पॉइंट यहाँ पर आएगा जो होगा सेकंड चेक पॉइंट। सेकंड चेक पॉइंट। पहला चेक पॉइंट किस किस के बीच में था? एस जीवन और एस के बीच में था। किसके बाद में था? जीवन के बाद में था। किसके पहले था? एस के पहले था। वापस से पूछ ले कि आपसे कि जो सेकंड चेक पॉइंट होता है वो पहले तो किसके होता है? तो वो एम के पहले होता है। वो बाद में किसके होता है? G2 के बाद में होता है। और किस किस के बीच में होता है? तो एम और G2 के बीच में होता है। आ गई बात समझ में? ये अपना है G2 अवस्था। G2 अवस्था में वापस से वही DNA प्रोटीन का निर्माण होता है। DNA व प्रोटीन का निर्माण होता है। इसके अंदर एक और विशेष चीज का निर्माण होता है, उसे अपन बोलते हैं ट्यूबरलिन प्रोटीन। तो ट्यूबरलिन प्रोटीन का निर्माण भी होता है। ट्यूबरलिन प्रोटीन का निर्माण भी होता है। कौन सी स्टेज में? G2 स्टेज में। अच्छा, यहाँ पर पहुँचने तक बहुत सारी ऊर्जा का संचय या बहुत सारी ऊर्जा का खर्च होना हो जाता है, तो वापस से फिर ऊर्जा का निर्माण भी होगा या जो ऊर्जा है उसका संश्लेषण भी होगा। तो जो ATP है उसका संश्लेषण भी इस स्टेज के अंदर होता है। तो ध्यान रखना ATP का संश्लेषण भी होता है। ATP का संश्लेषण भी होता है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, जीवन से G2 तक पहुँचने में उसकी काफ़ी ऊर्जा पहले ही खर्च हो चुकी होती है। तो वापस से ऊर्जा का या ATP का संश्लेषण इसी अवस्था के अंदर होता है। आ गई बात समझ में? अब देखो जैसे ये G2 से M अवस्था की ओर जाती है तो वापस से एक और चेक पॉइंट आता है जिसे हम बोलते हैं सेकंड चेक पॉइंट। ये जो सेकंड चेक पॉइंट होता है यहाँ पर वापस से चेक किया जाता है कि DNA में कोई विकृति तो नहीं है ना। अगर DNA में कोई विकृति होती है तो उसे तुरंत ठीक किया जाता है। ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में DNA में अगर कोई विकृति होती है, अगर जीवन से एस तक पहुँचने में अगर DNA में कोई विकृति होती है तो उसे ठीक कर दिया जाता है। अगर वो ठीक नहीं होती है तो उस कोशिका को मरना होता है, सुसाइड करना होता है या कोशिका को मार दिया जाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि G2 से M अवस्था में जब जाएगी तो उसके DNA को ठीक करना ही पड़ता है। इसमें सुसाइड का कोई चांस नहीं होता है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में पहले ही बहुत सारी एनर्जी खर्च हो चुकी होती है। इसलिए अब यहाँ पर DNA को क्या है, सिर्फ ठीक किया जाता है और ठीक करके वापस कहाँ पे भेज दिया जाता है? M अवस्था में भेज दिया जाता है। तो देखो यहाँ पर DNA की विकृति ठीक की जाती है। यहाँ पर DNA की विकृति ठीक की जाती है तथा DNA की विकृति का पता या फिर DNA की विकृति का पता, DNA की विकृति का पता सेकंड चेक पॉइंट पर लगाया जाता है या सेकंड चेक पॉइंट पर किया जाता है। DNA की विकृति का पता सेकंड चेक पॉइंट पर किया जाता है।
ये जो सेकंड चेक पॉइंट होता है वो G2 के बाद में आता है और M के पहले आता है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में जो अपनी अवस्था है G2 अवस्था, ये हो जाती है कंप्लीट। कहने का मतलब अब अपना जो पूरा इंटरफेज है, ये जो पूरी अंतर अवस्था है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। पहली स्टेज थी G1, दूसरी है S, तीसरी है G2 और चौथी है M। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे M अवस्था के बारे में। M अवस्था में जाने से पहले मैं आपको एक बार और इस पूरे डायग्राम को यहाँ पर बड़ा बना करके और पूरी स्टेजेस को एक साथ लिख देता हूँ, ताकि आपको समझने में भी आसानी होगी और याद करने में भी आसानी होगी। और अगर आप डायग्राम के थ्रू पढ़ोगे इसको पूरे को, तो आपको इसको समझने में और याद करने में जो एक बार दिमाग में छप जाएगा वो पूरा परमानेंटली होगा। आ रही है बात समझ में? तो हम इसी डायग्राम को दोबारा बड़ा बनाते हैं और हमने जो पूरी बातें लिखी है इसको एक हिंट के तौर पर इसके साथ में लिख देते हैं, तो आपको ये सही से याद हो जाएगा और पढ़ने में भी आसानी होगी। तो हम इस पूरे कोशिका चक्र को इन फ्रंट ऑफ बोर्ड छापते हैं। बड़ा ज़्यादा हो जाएगा यार ये तो। ये देखो, ये है बीच वाला भाग, यह है पहली अवस्था, इसका नाम था G1। उसके बाद में यह है दूसरी अवस्था, इसका नाम था G2। उसके बाद में यह तीसरी अवस्था, इसका नाम था दूसरी अवस्था, इसका नाम था S। तीसरी अवस्था, इसका नाम है G2। उसके बाद में चौथी अवस्था, इसका नाम है M। और M के बाद में एक और स्टेज आती है, उसका नाम होता है G2। अच्छा, ये जो G1 अवस्था है इसका नाम क्या है? M पश्चावस्था और S पूर्व अवस्था। एक तो है M पश्चावस्था और एक है S पूर्व अवस्था। यहाँ पर डिसाइड किया जाता है किसका? विभाजन का। यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कोशिका अपने आप में विभाजन करेगी या नहीं। अगर नहीं करेगी, विभाजन नहीं करेगी, तो इसे सीधा कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा? G0 में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यहाँ पर आएगा पहला चेक पॉइंट। यहाँ पर आएगा पहला चेक पॉइंट जो क्या काम करेगा? डीएनए की विकृति ठीक करेगा। क्या काम करेगा? डीएनए की विकृति को ठीक करेगा। और यहाँ पर किस किस का निर्माण होगा? आरएनए प्लस प्रोटीन का निर्माण होगा। ये अपनी पूरी G1 स्टेज कंप्लीट हो गई। उसके बाद में जो S स्टेज है इसमें क्या क्या होगा? डीएनए की प्रतिकृति होगी या डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, क्रोमेटिन पदार्थ का गुणन होगा, क्रोमेटिन का क्या होगा? गुणन होगा, और प्रोटीन का, हिस्टोन प्रोटीन का गुणन होगा। हिस्टोन प्रोटीन का गुणन होगा। ये अपनी कौन सी स्टेज हो गई? S स्टेज हो गई। उसके बाद में आती है अपनी G2 स्टेज। इसका दूसरा नाम क्या है? M पूर्व अवस्था या S पश्चावस्था। ये कौन सी स्टेज है? अपनी G2 स्टेज। वापस से यहाँ पे वही डीएनए प्लस प्रोटीन का निर्माण होगा। डीएनए प्लस प्रोटीन का निर्माण होगा। यहाँ पर सेकंड चेक पॉइंट होगा। यहाँ पर किसका निर्माण होगा? सेकंड चेक पॉइंट का निर्माण होगा। यहाँ पर एटीपी का निर्माण होगा, क्योंकि काफ़ी ऊर्जा पहले ही खर्च हो चुकी होती है, तो किसका निर्माण होगा? एटीपी का निर्माण होगा। उसके साथ में एक और प्रोटीन होती है, इसका नाम होता है ट्यूबरलिन प्रोटीन। एक और प्रोटीन होती है, उसका नाम होता है ट्यूबरलिन प्रोटीन। और इस ट्यूबरलिन प्रोटीन का निर्माण भी किस में होगा? इस M अवस्था में, M पूर्व अवस्था या G2 अवस्था में होगा। आगे बात समझ में? ये रहा हमारा पूरी जीवन की जीवन स्टेज, ऐसे की ऐसे। और जिस कोशिका को विभाजन नहीं करेगी वो कहाँ चल जाती है? G0 अवस्था में। इसमें दो कोशिकाएं होती है, एक तो होती है हृदय कोशिका और एक होती है मस्तिष्क कोशिका। एक तो होती है हृदय कोशिका और एक होती है मस्तिष्क कोशिका। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो नहीं है? समझते हैं इसके आगे अब।
इसको डायग्राम को फटाफट से बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप। बोलो यहाँ तक पूरे में कोई दिक्कत हो तो इंटरफेज में है तो वीडियो को एक बार और रिवाइज कर लेना। उम्मीद है पूरा आपको आसानी से समझ आ जाएगा। वैसे पहली बार में ही आ गया होगा, लेकिन कुछ जो नॉन साइंस के बच्चे हैं, मतलब जिनके साइंस नहीं है, उन्हें कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी जगह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो वीडियो को एक बार आप हल्का सा रिवाइज कर लेना, आपको पूरा ऐसा कैसे समझ में आ जाएगा। अब देखो ये हमारी इंटरफेस तो कंप्लीट हो चुकी थी। अब जैसे ही हमारी इंटरफेस कंप्लीट होती है उसके बाद में हमारी अगली अवस्था आती है, उसका नाम है एम अवस्था। कौन सी है? एम अवस्था या एम स्टेज, एम फेज। जैसे ही हमारी इंटरफेज ख़त्म होती है उसके बाद में आती है एम फेज। इसमें दो प्रकार के विभाजन होते हैं। एक तो होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। एक तो होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन के बारे में, उसके बाद में पढ़ेंगे हम अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो एम अवस्था है, एम अवस्था, इस एम अवस्था को नाटकीय अवस्था भी कहा जाता है। इस एम अवस्था को नाटकीय अवस्था भी कहा जाता है। एम अवस्था का दूसरा नाम क्या है? नाटकीय अवस्था भी इसे कहा जाता है। अभी देखेंगे हम क्यों। और यह कोशिका विभाजन का, यह कोशिका विभाजन का 5 से 10% समय लेती है। यह कोशिका विभाजन का 5 से 10% समय लेती है। अभी देखना कैसे। सबसे पहले तो ये देखो कि इसे नाटकीय अवस्था क्यों कहा जाता है। हमने जो पहले पढ़ा था वो पढ़ा था इंटरफेज अवस्था। इंटरफेज अवस्था मुश्किल से मुश्किल 90% समय लेती है। मुश्किल से मुश्किल नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 90% समय लेती है। और 5 से 10% समय कौन लेती है? ये एम फेज लेती है। लेकिन उसमें जितने ड्रामे नहीं हुए ना, उससे कई गुना ज़्यादा ड्रामे इसके अंदर होंगे। अभी देखना आप कैसे। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? नाटकीय अवस्था। और ये सिर्फ 5 से 10% समय लेती है पूरे सेल डिवीज़न का। मतलब 90 to 95% समय जो है वो कौन टैग करता है? वो करती है इंटरफेज। उसमें कोई ड्रामे नहीं होता है। हमने पढ़ा बिल्कुल सीधा सीधा, जिसको जो चाहिए होता है उसके पहले वाली कोशिका उसका निर्माण कर देती है। अगर नहीं होता है तो डीएनए को ठीक कर दिया जाता है। डीएनए ठीक नहीं होता है तो उसको सुसाइड कर दिया जाता है। बस इतनी सी चीज़ें उसके अंदर होती है। उसके बाद में जो आती है ना ये एम स्टेज, इसमें सिर्फ टाइम तो 5 से 10% लेती है, लेकिन इसमें ड्रामे दुनिया जहान के होते हैं। इसमें भी देखना आप मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, टीलोफेज, उसके बाद में भी मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, जाने कितनी स्टेज अभी इसके अंदर हम देखने वाले हैं बाद में। आ रही है बात समझ में? तो हम पढ़ेंगे, अब जो पढ़ेंगे वो है एम अवस्था। और एम अवस्था में भी हम जो विभाजन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं समसूत्री विभाजन। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो? समसूत्री विभाजन सबसे पहले हम पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन के बारे में। जस्ट 1 मिनट में पहले इंक डाल लेता हूँ उसमें। तो अब हम देखते हैं हमारी स्ट्रक्चर के बारे में या अगली स्टेज के बारे में, जिसका नाम है एम अवस्था। और एम अवस्था को फिर से 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहली तो होती है समसूत्री और दूसरी होती है अर्धसूत्री। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समसूत्री के बारे में या समसूत्री विभाजन के बारे में। पहला जो विभाजन है वो है समसूत्री विभाजन।
पहला जो विभाजन है वो है समसूत्री विभाजन। अच्छा, समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? तो इसकी जो खोज है डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग ने। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? ये की थी फ्लेमिंग ने। समसूत्री विभाजन, ये ध्यान रखना, यह सिर्फ कायिक कोशिकाओं में होता है बस। यह सिर्फ कायिक कोशिकाओं में होता है। यह सिर्फ कायिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन के अंदर जो भी गुणसूत्रों की संख्या होती है वो अपनी जो माता कोशिका होती है, जो पेरेंटल सेल होती है, उसे डॉटर सेल के अंदर एज इट इज ऐसे की ऐसे ट्रांसफर हो जाती है। मतलब पूरे 46 अगर गुणसूत्र होते हैं तो पूरे के पूरे वापस किस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं? डॉटर सेल में, आप पुत्री कोशिका में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे मान लो कि यह है कोई माता कोशिका जिसमें गुणसूत्रों की संख्या है 2n। ये कौन सी सेल है? मदर सेल या मातृ कोशिका है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या है 2n। तो ये ऐसे की ऐसे एज इट इज पुत्री कोशिका में ट्रांसफर हो जाती है। मतलब एक भी गुणसूत्र आगे पीछे नहीं होता है, पूरे के पूरे गुणसूत्र जितने मातृ कोशिका में होते हैं उतने के उतने पुत्री कोशिका में डॉटर सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ये जो विभाजन होता है ये कौन सा होता है? समसूत्री विभाजन होता है। ये सिर्फ कायिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है। ये ध्यान रखना कि यह सिर्फ कायिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n के रूप में पाई जाती है। 2n के रूप में पाई जाती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n के रूप में पाई जाती है जो पुत्री कोशिका में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। जो पुत्री कोशिका में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। किस में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं? पुत्री कोशिका में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। किसकी फॉर्म में पाए जाते हैं? 2n की फॉर्म में पाए जाते हैं। आ रही है बात समझ में? इसकी खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी। अब देखो, इसमें जितने भी गुणसूत्र है वो मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका में भेज दिए गए। मतलब जैसे अपने मनुष्यों की बात करें तो अपने होते हैं 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ी गुणसूत्र। तो ये 46 के 46 ही वापस इसके अंदर चले गए। 46 के 46 ही वापस इसके अंदर चले गए। तो बताओ नए गुणसूत्र बने क्या? भाई अगर 46 गुणसूत्री मातृ कोशिका में थे और 46 गुणसूत्री अगर पुत्री कोशिका में चले गए तो बताओ नए गुणसूत्र बने क्या? और अगर नए गुणसूत्र नहीं बनेंगे तो फिर उद्विकास कैसे होगा? भाई उद्विकास का मतलब क्या होता है? हम पहले बंदरों का रूप ऐसा कहा जाता है, उसके बाद में हमारे कई काल है, उसके बाद में हमारा जो फिर चिंपैंजी काल, पता नहीं कौन कौन, थियोफ्रेस्टस, इन सब से हम गुजरे। इन सब से गुजरने के बाद में हमारा एक नया रूप डिसाइड हुआ जिसका नाम है होमोसेपियंस। अभी प्रत्येक मानव प्रजाति को जिस नाम से जाना जाता है उसे हम बोलते हैं होमोसेपियंस। ये होमोसेपियंस हुआ कैसे? क्योंकि इसके अंदर जो विभाजन था वो था अर्धसूत्री विभाजन। कुछ तो गुणसूत्र पुराने थे और कुछ गुणसूत्र नए बने। मतलब जो हम पढ़ेंगे अभी अर्धसूत्री विभाजन, इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। मतलब पूरे गुणसूत्र जो है अगली कोशिका के अंदर ट्रांसफर नहीं होते। अगर यहाँ पे मातृ कोशिका में 46 है तो इसके अंदर सिर्फ 23 गुणसूत्र ट्रांसफर होंगे, 23 गुणसूत्र नए बनेंगे। और जैसे ही गुणसूत्र नए बनते हैं तो उद्विकास में वो अपना योगदान प्रदान करता है। किस में प्रदान करता है? उद्विकास में। लेकिन बताओ यहाँ पे 46 गुणसूत्र है, 46 के 46 गुणसूत्र वापस मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका में ट्रांसफर हो गए। इसका मतलब नए गुणसूत्र बन नहीं पा रहे हैं। और अगर नए गुणसूत्र नहीं बन पा रहे हैं इसका मतलब है कि वो उद्विकास में अपना कोई भी योगदान नहीं दे रहा है। तो देखना, यह विभाजन उद्विकास में कोई योगदान नहीं देता। यह विभाजन उद्विकास में कोई योगदान नहीं देता। उसका कारण क्या है? कि पूरे के पूरे गुणसूत्र मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। यह था हमारा समसूत्री विभाजन, इसकी जो प्राइमरी स्टेज थी वो। अब देखना, जो समसूत्री विभाजन होता है इसके 4 अदर स्टेजेस और होती है। ये जो समसूत्री विभाजन होता है इसे पहले तो 2 भागों में बांटा गया है और इन 2 भागों की अलग अलग स्टेजेस और होती है। तो समसूत्री विभाजन को
समसूत्री विभाजन को दो भागों में बांटा गया है। समसूत्री विभाजन को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है कैरियोकाइनेसिस, पहला तो है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। पहला तो है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। ये जो कैरियो वर्ड यूज़ लिया जाता है वो लिया जाता है केंद्रक के लिए, और जो साइटो वर्ड यूज़ लिया जाता है ये लिया जाता है कोशिका के लिए। तो यहाँ पर जो विभाजन होता है वो होता है केंद्रक द्रव्य का, केंद्रक द्रव्य का विभाजन, और ये होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। ये तो है केंद्रक द्रव्य का विभाजन और एक होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। जो केंद्रक द्रव्य का विभाजन होता है उसे हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है उसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एम अवस्था। एम अवस्था के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। एक तो होता है मायोसिस और एक होता है माइटोसिस। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं समसूत्री विभाजन के बारे में। इसकी खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी। इसमें गुणसूत्रों की संख्या किसके रूप में होती है? 2 1 के रूप में, 2 1 की फॉर्म में होती है। इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका में पूरे के पूरे ही ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, और जैसे ही गुणसूत्र मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका में पूरे के पूरे ही ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, इसका मतलब इसका उद विकास में कोई भी महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है। और अगर महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है, समसूत्री विभाजन इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस के बारे में, उसके बाद में हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस के बारे में। पहला है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। ये जो कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियो का मतलब ही होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। और जैसे ही कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक द्रव्य का विभाजन, और साइटो का मतलब साइंस के अंदर होता है कोशिका, तो कोशिका द्रव्य का विभाजन मतलब साइटोकाइनेसिस। साइंस में कुछ रूट वर्ड्स चलते हैं, उसी के आधार पर इनका अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लो कि कैरियो का मतलब पूरे ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ भी साइंस चलती है उसका मतलब केंद्रक होगा। साइटो का मतलब कोशिका होगा। होमो का मतलब मानव होगा। इसका नेफ्रो का मतलब किडनी या वृक्क होगा। कार्डियो का मतलब हृदय होगा। अब इसके बारे में हम पूरा अध्ययन भी कर सकते हैं। जैसे साइटो, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका से डर साइटोफोबिया, कोशिका का से प्यार साइटोफिलिया, कोशिका का ट्रांसफ़र करना साइटो ट्रांसफ़र। आ गई बात समझ में? तो ऐसे कुछ रूट्स वर्ड होते हैं, इसके हम एक दिन पर्टिकुलर क्लास चला देंगे। जैसे होता है हृदय, हृदय का एक फिक्स वर्ड है कार्डियो, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी, हृदय का ट्रांसप्लांटेशन कार्डियो ट्रांसप्लांटेशन, हृदय से डर कार्डियोफोबिया, हृदय से प्यार कार्डियोफिलिया। आ गई बात समझ में? तो इस टाइप से कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर साइंस चलती है, तो हम इसका एक दिन अलग से स्पेशल क्लास ले लेंगे। उसके बाद में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस या केंद्रक द्रव्य का विभाजन। ये जो कैरियोकाइनेसिस होता है इसे फिर 4 भागों में या 4 सब पार्टों में डिवाइड किया गया है। इसकी कुछ स्टेजेस होती है। पहली तो होती है प्रोफेज, दूसरी होती है मेटाफेज, तीसरी होती है एनाफेज और चौथी होती है टीलोफेज। ये जो कोशिका द्रव्य है, ये जो कैरियोकाइनेसिस है, इसे फिर 4 सब पार्टों में डिवाइड किया गया है। इसका पहला पार्ट है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और चौथा है टीलोफेज। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रोफेज के बारे में। पहली जो स्टेज है वो है प्रोफेज। तो देखो, इन चारों को मैं साइड में लिख देता हूँ। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। आ गई बात समझ में?
सबसे पहले पढ़ेंगे हम कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज के बारे में। पहली जो स्टेज है उसका नाम क्या है, प्रोफेज। अब देखो, सबसे समझने की बात यहीं से, हमने कहा था कि इसे नाटकीय अवस्था कहते हैं, इसे ड्रामेबाज अवस्था कहते हैं, उसका कारण यही है। अब देखना कि इसमें कितने ड्रामे होते हैं, दुनिया जहान के ड्रामे अब यहाँ पे होंगे, वो तो आराम से समझ में आ गया था, इसको समझने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए इसको बिल्कुल माइंड को कॉन्सेंट्रेट होके और साथ साथ समझना। हमारे जो क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं वो बिखरे हुए अवस्था में पाए जाते हैं। इस अवस्था के पहले जितने भी क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं वो बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। प्रोफेज अवस्था में क्या होता है कि उन क्रोमेटिन पदार्थों का संगणन कर दिया जाता है और संगणन होने से वो क्या हो जाते हैं, एक स्टेज में चले जाते हैं या एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो देखो, इसको एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे हम। ये अवस्था है प्रोफेज से पहले, प्रोफेज से पूर्व। इसके अंदर देखो, ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन थी, इसमें केंद्रक है और साइड में ये क्या है, केंद्रिका है। उसके बाद में यहाँ पे क्रोमेटिन पदार्थ बिखरे हुए हैं बहुत सारे। ये क्या है, क्रोमेटिन पदार्थ बिखरे हुए हैं। इस क्रोमेटिन के पदार्थ के आसपास में ये है अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये इसके अंदर बहुत सारे है राइबोसोम, ये है तारककाय, ये है लाइसोसोम, मतलब सारे कोशिकांग यहाँ पे आसपास में उपस्थित होते हैं। इस कोशिका विभाजन की जो प्रोफेज अवस्था है उसके पहले, आ गई बात समझ में। अब जैसे ही ये प्रोफेज से पहले तथा जैसे ही ये प्रोफेज की क्रिया पूर्ण होगी, जैसे ही ये धीरे धीरे प्रोफेज की तरफ बढ़ेंगे, इनमें गुणसूत्रों का क्या होगा, क्रोमेटिन पदार्थों का क्या होगा, संगणन होगा। और जैसे ये संगणन होगा, ये जो क्रोमेटिन पदार्थ अभी दूर दूर बिखरे हुए थे, ये आसपास में वापस से अपने पास में इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे के पास में आना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो अवस्था है ये कौन सी है, प्रोफेज है। प्रोफेज से पहले देखो ये बिल्कुल दूर दूर बिखरे हुए थे। प्रोफेज के बाद में क्या हो जाएगा कि ये पास में आ जाएंगे। उसके बाद में ये जितनी भी जो ईआर थी, अंतःप्रद्रव्य जालिका थी, लाइसोसोम थे, गोल्जिका, तारककाय वगैरह, ये सब क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तारककाय, बस तारककाय नष्ट नहीं होगा, वो तारककाय बाद में तर्क तंतुओं के रूप में बदल जाएगा। अभी हम वो देखते हैं कैसे। ये तो जो अवस्था थी वो थी प्रोफेज से पहले की अवस्था। सही से समझना, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके समझना। ये जो अवस्था है ये तो है प्रोफेज से पूर्व की अवस्था। इसमें जितने भी क्रोमेटिन पदार्थ ये एक दूसरे से दूर बिखरे हुए पड़े हैं, कोई यहाँ पे, कोई वहाँ पे, कोई कहाँ पे, कोई कहाँ पे। अब जैसे ही ये प्रोफेज की अवस्था स्टार्ट होती है, तो प्रोफेज की अवस्था स्टार्ट होते ही ये जितने भी क्रोमेटिन पदार्थ है इनका संगणन होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे इन क्रोमेटिन पदार्थों का संगणन होना स्टार्ट हो जाता है, ये एक दूसरे के पास में आना शुरू हो जाते हैं। और एक दूसरे के पास में आ जाते हैं तो प्रोफेज में पहला काम तो क्या होता है कि क्रोमेटिन पदार्थों का संगणन हो जाता है। इसमें दूसरा काम क्या होता है कि जितने भी ये अन्य पदार्थ होते हैं, जितने भी अन्य कोशिकांग होते हैं, इनका क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है, ये गायब हो जाते हैं यहाँ से। और सिर्फ एक बचता है, उसका नाम होता है तारककाय या सेंट्रोसोम। ये जो तारककाय है ये भी अपनी मूल अवस्था में नहीं रहता है, ये तारककाय भी बाद में बदल जाता है तर्क तंतुओं में। इन्हें हम बोलते हैं तर्क तंतु। क्या बोलते हैं, तर्क तंतु। ये किसका रूप है, तारककाय का रूप है। बस तारककाय ही एक ऐसा होता है जो अपने मूल अवस्था पे तो नहीं रहता है, परंतु ये अपनी चेंजेबल अवस्था में चला जाता है, जिसका नाम होता है तर्क तंतु। उसके अंदर ये बदल जाता है। बाकी जितने भी क्रोमेटिन पदार्थ है ये आपस में संगठित हो जाते हैं, ये इस टाइप से। तो ये जो अवस्था है ये कौन सी है, प्रोफेज के बाद की अवस्था, प्रोफेज पश्चावस्था। अब देखो, प्रोफेज से पहले तो ये सब बिखरे हुए थे, प्रोफेज के बाद में जितने भी क्रोमेटिन पदार्थ थे एक साथ इकट्ठे हो गए पूरे। सेंट्रोसोम था वो तर्क तंतु के रूप में बदल गया और दोनों ध्रुवों पर स्थित हो गया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये जैसे ही ये कंप्लीट होता है, हमारी एक अवस्था कंप्लीट हो जाती है, उसका नाम होता है प्रोफेज। इसके अंदर हम लिखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। इसमें क्रोमेटिन पदार्थों का संगणन होता है, इसमें क्रोमेटिन पदार्थों का संगणन होता है, इसमें क्रोमेटिन पदार्थों का संगणन होता है। यहाँ पर ER का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका। यहाँ पर ER लाइसोसोम, राइबोसोम,
यह सभी नष्ट हो जाते हैं। ER लाइसोसोम या राइबोसोम, यह सभी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तारक काय, ये ध्यान रखना, सेंट्रोसोम, तारक काय तर्क तंतु में रूपांतरित हो जाता है। तारक काय तर्क तंतु में रूपांतरित हो जाता है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? जैसे ही ये पूरी फंक्शंस कंप्लीट होते हैं उसके बाद में हमारी पहली स्टेज कंप्लीट हो जाती है जिसका नाम है प्रोफेज। आ गई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। इस वीडियो को दोबारा से रिवाइज कर लो, उम्मीद है पहली बार में समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको फटाफट से लिख लो। ये हमारी कौन सी अवस्था थी? प्रोफेज अवस्था थी। ये प्रोफेज से पूर्व है, ये प्रोफेज के बाद है। मतलब जो मेन जो अपनी प्रोफेज अवस्था है वो कौन सी वाली है? ये वाली है। ये हमारी प्रोफेज अवस्था कंप्लीट। अब प्रोफेज के बाद में जो अगली अवस्था आएगी वो आएगी हमारी मेटाफेज। प्रोफेज के बाद में जो हमारी अगली अवस्था आएगी वो आएगी मेटाफेज। ये हमारी प्रोफेज कंप्लीट थी। अगली वाली जो अवस्था है उसका नाम है मेटाफेज अवस्था। अब देख लो इस मेटाफेज अवस्था में क्या होता है। मेटाफेज अवस्था में क्या होता है कि जितने भी वो दूर दूर बिखरे हुए थे ना प्रोफेज के बाद में क्रोमेटिन पदार्थ, वो एक लाइन में जम जाते हैं। पूरे किस में जम जाते हैं? एक लाइन में जम जाते हैं। और ये जमते कब है? जब गुणसूत्रों का अत्यधिक संघनन होता है। जैसे गुणसूत्र का और अधिक या अत्यधिक संघनन होगा उसके बाद में जितने भी ये गुणसूत्र है वो एक लाइन में जम जाएंगे, जिसके द्वारा एक प्लेट का निर्माण होता है, उसे हम बोलते हैं एम प्लेट। एम प्लेट का निर्माण भी किस अवस्था में होता है? मेटाफेज अवस्था में होता है। और यहाँ पर जो गुणसूत्र हमको प्रॉपरली दिखने लग जाते हैं, इसका मतलब हम गुणसूत्रों का अध्ययन भी इसके अंदर कर सकते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं ये हमको प्रॉपरली दिखने लग जाते हैं, इसका मतलब हम गुणसूत्रों का अध्ययन भी इस स्टेज में कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये जो अवस्था है ये कौन सी है? इसका नाम है मेटाफेज। अब देखो ये जो मेटाफेज है वो तो यहाँ पे होगी, यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रोफेज अवस्था। ये देखो प्रोफेज के अंदर ये पहले गुणसूत्र बिखरे हुए थे यहाँ पे, ये दो तर्क तंतु हो गए, तो ये तो हो गई प्रोफेज अवस्था। अब ये प्रोफेज से मेटाफेज की ओर कैसे मूव करेगा हमको ये देखना है। तो जब प्रोफेज से मेटाफेज की ओर मूव किया जाता है, जब इस स्टेज से अगली स्टेज में मूव किया जाता है, तो उसमें देखो यहाँ पे अत्यधिक संघनन होता है गुणसूत्रों का। किसका? गुणसूत्रों का। और जैसे ही गुणसूत्रों का अत्यधिक संघनन होता है ये यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। ये यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हो गए? एक साथ इकट्ठे हो गए। और जैसे ये एक साथ इकट्ठे होते हैं इसके बाद में एक प्लेट का निर्माण होता है जिसका नाम होता है एम प्लेट। यहाँ पर एक प्लेट का निर्माण होता है जिसका नाम होता है एम प्लेट। और ये क्या है? ऊपर की तरफ तर्क तंतु। दोनों ध्रुवों पर तर्क तंतु होते हैं जो बने किसके होते हैं? सेंट्रोसोम के। ये सेंट्रोसोम के बने होते हैं। ये क्या होता है? तर्क तंतु होता है। आ गई बात समझ में? तो देखो वापस से होता क्या है, प्रोफेज अवस्था से जब मेटाफेज अवस्था की ओर मूव किया जाता है, प्रोफेज अवस्था से जब मेटाफेज अवस्था की ओर मूव किया जाता है तो गुणसूत्रों का अत्यधिक संघनन होता है। और उन गुणसूत्रों के अत्यधिक संघनन के कारण ये सीधे एक लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं। और जिस लाइन पे ये व्यवस्थित होते हैं उसका नाम होता है एम प्लेट। ये एक प्लेट का निर्माण करते हैं जिसका नाम होता है एम प्लेट। ये देखो सीधे से एक लाइन के अंदर संघनित हो गए। गुणसूत्र अभी भी ध्रुवों के ऊपर ही है, गुणसूत्र अभी भी ध्रुवों के ऊपर ही है। और इसके अंदर एक काम और होता है, हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, जब आपने शुरुआत की क्लास देखी हो, तो ये है हमारा गुणसूत्र। ये जो गुणसूत्र है क्रोमोसोम है, इसके बीच की अवस्था को हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। अब बताओ ये जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिन्स होती है इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिन्स। ये सिस्टर क्रोमेटिन्स आपस में एक व्यवस्था के द्वारा या एक प्रोटीन की वलय के द्वारा जुड़ी होती है, उसका नाम क्या है? सबसे पहले तो आप ये बताओ, अगर आपने शुरू से पढ़ा है चैप्टर तो आपको ये नाम जरूर ध्यान होगा कि किस वलय के द्वारा जुड़े होते हैं। ये किस वलय के द्वारा जुड़े होते हैं? अगर नहीं देखा है तो इस चैप्टर को वापस से शुरू से देखो और रिवाइज करो।
अगर नहीं देखा है तो इस चैप्टर को शुरू करो और वापस से रिवाइज करो। ये जो लाइन है इसका नाम होता है काइनेटोफोर, और ये बनी किसकी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। आ गई बात समझ में? तो जितने भी यहाँ पे काइनेटोफोर होता है ये तर्क तंतुओं से जुड़ जाता है इस स्टेज के अंदर। काइनेटोफोर तर्क तंतुओं से जुड़ जाता है। ये देखो इस टाइप से ये ध्रुवों पर तर्क तंतु पाए जाते हैं और इन तर्क तंतुओं से काइनेटोफोर जुड़ जाता है, और यहाँ पर गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि गुणसूत्र में समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र स्पष्ट रूप से कौन सी अवस्था में दिखाई देते हैं? तो नाम आ जाएगा मेटाफेज। कौन सी अवस्था में दिखाई देते हैं? मेटाफेज में। एम प्लेट का निर्माण किस में होता है? मेटाफेज में होता है। एम प्लेट का निर्माण किस में होता है? मेटाफेज में होता है। अच्छा, काइनेटोफोर से कौन सी अवस्था में जुड़ते हैं? मेटाफेज में जुड़ते हैं। तर्क तंतु ध्रुवों पर कौन सी अवस्था में चले जाते हैं? भाई जो तर्क तंतु बने हैं वो कौन सी अवस्था में ध्रुवों पर चले जाते हैं? तो पहली स्टेज में या प्रोफेज में ही चले जाते हैं। आगे ये बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम राइटिंग के रूप में नोट करते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है या गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं जिससे इनका अध्ययन किया जा सकता है। तो गुणसूत्र का जो अध्ययन है वो कौन सी अवस्था में किया जाता है? मेटाफेज अवस्था में किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे इसमें गुणसूत्रों का अत्यधिक संघनन किया जाता है या अत्यधिक संघनन हो जाता है जिससे यह एक निश्चित संरचना में आ जाते हैं। जिससे यह एक निश्चित संरचना में आ जाते हैं तथा एक प्लेट का निर्माण करते हैं जिसे एम प्लेट कहा जाता है। आ गई बात समझ में? काइनेटोफोर एक संरचना जिसका नाम है काइनेटोफोर। तर्क तंतुओं से जुड़ जाते हैं। काइनेटोफोर तर्क तंतुओं से जुड़ जाते हैं। ये जो पूरी स्टेज है ये कौन सी है? मेटाफेज। गुणसूत्र संघनित तो हो चुके थे लेकिन इनका अत्यधिक संघनन होता है और ये सीधी एक वलय के अंदर स्थापित हो जाते हैं और एक प्लेट का निर्माण करते हैं जिसका नाम होता है एम प्लेट। आ गई बात समझ में? और ये जो एम प्लेट के बाद में जितने भी तर्क तंतु होते हैं दोनों ध्रुवों पर, उससे ये काइनेटोफोर के द्वारा जुड़ जाते हैं। ठीक है, और गुणसूत्रों का अध्ययन इसी अवस्था में किया जाता है क्योंकि गुणसूत्र यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब जो आगे स्टेज है ये हमारी मेटाफेज कंप्लीट हो गई, और जैसे ही मेटाफेज कंप्लीट होती है उसके बाद में हमने पढ़ा था कि इसकी टोटल 4 स्टेज होती है, 4 सब स्टेजेस होती है समसूत्री विभाजन की। 2 कंप्लीट हो चुकी है, प्रोफेज और मेटाफेज। 3rd नंबर पे जो स्टेज है उसका नाम है एनाफेज स्टेज। क्या नाम है? एनाफेज। प्रोफेज और मेटाफेज तो कंप्लीट हो गई। 3rd नंबर पे जो अपना स्टेज है उसका नाम है एनाफेज स्टेज। इसमें क्या होगा कि जितने भी वो गुणसूत्र थे वो एक लाइन में थे, अब वो टूट जाएंगे और ध्रुवों की ओर खिसकने लग जाएंगे। देखते हैं कैसे।
ये जो स्टेज है ये है मेटाफेज। कौन सी है? मेटाफेज। ये एम प्लेट है, ये गुणसूत्र है। ये इसका क्या है? दो ध्रुव है। वापस से ध्रुव यहाँ पे आ गए। अब देखो इसके अंदर ये जो काइनेटोफोर से जुड़े थे ना, इसलिए ये अपनी जगह से खिसक जाएंगे और उसके बाद में ध्रुवों की ओर खिसकना स्टार्ट कर देंगे। ये कौन सी स्टेज है? ये है एनाफेज। इस स्टेज का नाम क्या है? एनाफेज। इतना ही बना लेते हैं इसको। ये दो ध्रुव हो गए। एनाफेज स्टेज में क्या होता है कि ये जो गुणसूत्र होते हैं ये एम प्लेट से टूट करके वापस से कहाँ पे जाने लग जाते हैं? ध्रुवों की ओर जाने लग जाते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है क्या हो जाती है? एनाफेज। गुणसूत्र ध्रुवों की ओर जाते हैं, गुणसूत्र ध्रुवों की ओर जाते हैं। कौन सी स्टेज है? एनाफेज स्टेज। इसमें क्या होता है? गुणसूत्र एम प्लेट से, गुणसूत्र एम प्लेट से ध्रुवों की ओर खिसकना शुरू हो जाते हैं। गुणसूत्र एम प्लेट से ध्रुवों की ओर खिसकना शुरू हो जाते हैं। यह कौन सी कंडीशन है? एनाफेज कंडीशन है। उसके बाद में जो अगली कंडीशन है वो आएगी टीलोफेज कंडीशन। कौन सी आएगी? टीलोफेज। टीलोफेज में कुछ नहीं, जो हमने प्रोफेज में पढ़ा था उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा टीलोफेज के अंदर। आ गई बात समझ में? ये हमारी एनाफेज कंप्लीट। ये हमारी एनाफेज कंप्लीट। और जैसे ही हमारी एनाफेज कंप्लीट होगी उसके बाद में हमारी अगली जो कंडीशन है वो है टीलोफेज कंडीशन। ये हमारी चौथी अवस्था है। पहली थी प्रोफेज, दूसरी है मेटाफेज, तीसरी है एनाफेज और चौथी है टीलोफेज। इस टीलोफेज के अंदर क्या होता है? जो जो काम हमने प्रोफेज में किया था उसका जस्ट उल्टा काम किसके अंदर हो जाएगा? टीलोफेज में हो जाएगा। देखो ये थी हमारी एनाफेज कंडीशन। ये हमारे गुणसूत्र है, ये तर्क तंतु है, इनसे ये जुड़े हुए हैं, ये तर्क तंतु से जुड़े हुए हैं। ये कौन सी कंडीशन है? एनाफेज। और ये किस में जाएंगे? ये जाएंगे टीलोफेज में। टीलोफेज के अंदर वापस से ये टूट जाएंगे और टूटने के बाद में वही गुणसूत्र अपने आप में बिखर जाएंगे। बिखरने के बाद में वापस से वही ईआर का भी निर्माण हो जाएगा। जो तर्क तंतु था ये वापस से सेंट्रोसोम में बदल जाएगा। ईआर का भी निर्माण हो जाएगा। अंतःप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदव्य जालिका का भी निर्माण हो जाएगा। लाइसोसोम का भी निर्माण हो जाएगा। वापस से तारककाय, ये जो तर्क तंतु थे ये तारककाय में वापस से रूपांतरित हो जाएंगे। ये जो स्टेज है ये कौन सी है? टीलोफेज स्टेज है। देखते हैं हम इसको वापस से। इसमें तर्क तंतु पुनः तारककाय में रूपांतरित हो जाते हैं। इसमें तर्क तंतु पुनः तारककाय में रूपांतरित हो जाते हैं। इसमें ईआर मतलब अंतःप्रदव्य जालिका, राइबोसोम वापस आ जाते हैं। अंतःप्रदव्य जालिका, राइबोसोम वापस आ जाते हैं। इसमें, इस अवस्था में गुणसूत्र पुनः अपनी मूल अवस्था, पुनः अपनी मूल अवस्था अर्थात प्रोफेज से पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। प्रोफेज से पूर्व अवस्था में आ जाते हैं।
ये काम किस में होता है, ये काम किस में होता है, टीलोफेज में होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, एनाफेज में हम एक चीज़ लिखना भूल गए, एनाफेज में गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन किया जाता है। गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन किया जाता है। गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन किया जाता है। गुणसूत्रों का अध्ययन किस में किया जाता है, वो तो आएगा मेटाफेज, और गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन किस में किया जाता है, वो आएगा एनाफेज। आगे ये बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, अगर है तो वीडियो को एक बार और रिवाइज कर लेना। अभी देख लो, इंटरफेज अवस्था तो बहुत जल्दी अपनी पूरी हो गई थी और वो 90% टाइम टेक करती है। अभी तक तो हमने सिर्फ कैरियोकाइनेसिस के बारे में ही पढ़ा है अभी तक तो। अभी साइटोकाइनेसिस बाकी है, उसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन आएगा, उसकी भी स्टेजेज होगी। मतलब टाइम सिर्फ 5% ले रही है, लेकिन ड्रामे कितने हो रहे हैं ये देख लो। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, नाटकीय अवस्था। कौन सी अवस्था को, एम अवस्था को। पूरी की पूरी जो एम अवस्था है वो नाटकीय अवस्था कहलाती है। हम इसका एक बार से वापस से रिविज़न कर लेते हैं, डायग्राम के थ्रू ही पढ़ लेते हैं वापस से। जो चारों अवस्थाएं थी इनका हम वापस से डायग्राम के थ्रू रिवीजन कर लेते हैं। पहली जो स्टेज थी वो थी प्रोफेज से पूर्व। पहली जो स्टेज थी वो थी प्रोफेज से पूर्व। समझना इसको, पहली जो स्टेज थी वो थी प्रोफेज से पूर्व। इसमें क्या होता है, ये गुणसूत्र बिखरे रहते हैं, ये अंतःप्रदेव्य जालिका, ये तारक काय है और ये राइबोसोम है। ये जो कंडीशन है वो कौन सी है, प्रोफेज से पूर्व कंडीशन है। अब जब इससे हम प्रोफेज में एंटर करते हैं, जब इससे हम प्रोफेज में एंटर करते हैं तो इनका क्या होता है, संगनन होता है। और जैसे ही संगनन होता है तो ये जो कंडीशन है ये कौन सी हो जाती है, प्रोफेज कंडीशन हो जाती है। जैसे ही संगनन होता है तो ये कौन सी कंडीशन हो जाती है, प्रोफेज कंडीशन हो जाती है। इस प्रोफेज कंडीशन में क्या होता है कि गुणसूत्र आपस में संगनित हो जाते हैं, गुणसूत्र आपस में संगनित हो जाते हैं तथा दो तर्क तंतुओं का निर्माण इसके अंदर होता है। कितने तर्क तंतुओं का निर्माण होता है, दो तर्क तंतुओं का निर्माण होता है। ये निर्माण किससे होता है, ये निर्माण होता है तारक का या सेंट्रोसोम से। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से तर्क तंतुओं के रूप में कौन रूपांतरित हो जाता है, तो सेंट्रोसोम या तारक काय रूपांतरित हो जाता है। अब जैसे ही ये तर्क तंतुओं के रूप में निर्माण हो गया, गुणसूत्रों का संगनन हो गया, यहाँ पर प्रोफेज स्टेज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। जैसे ही प्रोफेज कंप्लीट होती है उसके बाद में अगली स्टेज होती है, उसका नाम होता है मेटाफेज। क्या नाम होता है, मेटाफेज। इसमें एक प्लेट का निर्माण होता है, उसका नाम होता है एम प्लेट। एम प्लेट का निर्माण भी होता है, साथ में गुणसूत्रों का अत्यधिक संगनन होता है। साथ में गुणसूत्रों का क्या होता है, अत्यधिक संगनन होता है। और जैसे ही गुणसूत्रों का अत्यधिक संगनन होता है, ये एक प्लेट के रूप में या एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। और इस प्लेट का नाम क्या होता है, एम प्लेट नाम होता है। इस प्लेट का नाम क्या होता है, एम प्लेट नाम होता है। ये तर्क तंतु वापस से ऊपर एक दूसरे के ऊपर ध्रुवों पर एकत्रित रहते हैं। यहाँ तक कंप्लीट है। इसके अंदर गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। इसमें गुणसूत्र जो है वो साफ व स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, और साफ व स्पष्ट रूप से दिखाई देने के कारण यहाँ पर गुणसूत्रों का प्रॉपर्ली रूप से अध्ययन किया जाता है। और जिसमें गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है वो स्टेज कौन सी है, मेटाफेज स्टेज है। जिसमें गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं ये स्टेज कौन सी है, मेटाफेज स्टेज है। जिसके अंदर एम प्लेट का निर्माण होता है वो स्टेज कौन सी है, मेटाफेज स्टेज है। और जिसके अंदर गुणसूत्र एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं या अत्यधिक संगनित हो जाते हैं वो स्टेज कौन सी है, मेटाफेज स्टेज है। आ गई बात समझ में। इस मेटाफेज के बाद में अगली जो अवस्था है वो है एनाफेज। कौन सी है, एनाफेज। अपनी जो अगली अवस्था है वो कौन सी है, एनाफेज। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो सेंट्रोमियर होता है ये यहाँ से विघटित हो जाते हैं गुणसूत्र, सेंट्रोमियर से गुणसूत्र विघटित हो जाते हैं और ध्रुवों की ओर खिसकना स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या है, तर्क तंतु। तर्क तंतुओं से जुड़ना तथा गुणसूत्र की ओर मूव करना
तर्क तंतु की ओर मूव करना गुणसूत्र क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। ये जो कंडीशन है वो कौन सी है, एनाफेज। ये ध्यान रखना कि मेटाफेज के अंदर तो गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन जो एनाफेज होती है इसमें गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन किया जाता है। आ गई बात समझ में। गुणसूत्रों का जो अध्ययन किया जाता है वो तो किया जाता है मेटाफेज में, लेकिन जो गुणसूत्रों की आकारिकी, इसमें बहुत सारे आकार होते हैं, आई वी जे एल, इस टाइप से गुणसूत्रों के आकार पाए जाते हैं। और ये जो गुणसूत्रों के आकार होते हैं ये सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर होते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो कि ये जो गुणसूत्र है ये तो हो जाएगा सामान्य गुणसूत्र, ये जो गुणसूत्र है ये तो हो जाएगा सामान्य गुणसूत्र। इसके अंदर क्या होता है कि सेंट्रोमियर मध्य में पाया जाता है, लेकिन जैसे ही सेंट्रोमियर का आकार गड़बड़ा जाता है, जैसे मान लो कि ये तो सिस्टर क्रोमेटिन छोटी हो गई, ये सिस्टर क्रोमेटिन बड़ी हो गई, तो जैसे ही सिस्टर क्रोमेटिन अपनी जगह चेंज करती है गुणसूत्रों का आकार भी चेंज हो जाता है। और जैसे ही गुणसूत्रों का आकार चेंज हो जाता है वो कंडीशन कौन सी हो जाती है, एनाफेज कंडीशन हो जाती है। तो ध्यान रखना, एनाफेज कंडीशन के अंदर या एनाफेज स्टेज के अंदर गुणसूत्रों के आकार का अध्ययन किया जाता है, आकार या आकृति का अध्ययन किया जाता है कि वो किस प्रकार का है, आई टाइप का है, जे टाइप का है, के टाइप का है, एल टाइप का है। इन सब का अध्ययन जो स्टेज होती है वो किस में किया जाता है, एनाफेज में। और गुणसूत्रों का प्रॉपरली अध्ययन किस में किया जाता है, मेटाफेज में। आ गई बात समझ में। और जैसे ही ये मेटाफेज से वापस से अगली स्टेज में जाता है टीलोफेज में, तो टीलोफेज में जब जाता है तो वापस से यही चीज़ रिपीट हो जाती है। और ये जो कंडीशन है इसे हम क्या बोलते हैं, टीलोफेज कंडीशन। कौन सी कंडीशन बोलते हैं, टीलोफेज कंडीशन। यह है समसूत्री विभाजन। यह जो विभाजन है ये है समसूत्री विभाजन। आ गई बात समझ में। यहाँ पे हमारा चैप्टर आधा कंप्लीट होता है, इसके बाद में बाकी का हम कल पढ़ेंगे। कोई दिक्कत हो तो बोलो। पढ़ाई तो साथ साथ करनी है, उसके बाद में घूमना फिरना भी, हर चीज़ साथ में होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम सो रहे नहीं हो टाइम से, नींद टाइम से नहीं ले रहे हो, रिलैक्स टाइम से नहीं हो रहे, तो फिर पढ़ाई का कोई मतलब निकलेगा भी नहीं। इसलिए अगर पढ़ाई पूरी करनी है सही से तो आपको सही से रिलैक्स भी रहना पड़ेगा। और इस टाइप की चीज़ें तो अगर आपका माइंड रिलैक्स नहीं है ना तो समझ में आने वाली भी नहीं है, क्योंकि सेल डिवीज़न थोड़ा अजीब टाइप का टॉपिक है। इसको समझने के लिए कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है, अच्छे लेवल का होना चाहिए। मुझे खुद को भी काफ़ी दिक्कत हुई थी इसके अंदर। आ गई बात समझ में। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, उसके बाद में हम जो हमारा चैप्टर है आगे का वो स्टार्ट करेंगे। आ गई बात समझ में, कंप्लीट है यहाँ तक। और घूमो फिरो, साथ में रहो, मतलब ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय भी करो, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ तक बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूरे चैप्टर के अंदर मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, टीलोफेज वगैरह सब कुछ अपनी कंप्लीट हो चुकी है। जब भी मैं क्लास लेता हूँ तो उसके बारे में मेरी आदत है हमेशा कि मैं ऑफलाइन क्लासेस में कुछ थोड़ी बहुत हंसी मजाक ज़रूर करते हैं। अब ऑनलाइन में तो देखो ये पॉसिबल हो नहीं पाता है, सीरियसली पढ़ना पड़ता, साला कैमरा हंसता ही नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लो। तो फिर हम भी ट्राई नहीं करते कैमरे को हंसता है, वरना ये जो पूरा है ना ये लगभग 2.5 घंटे लग जाते हैं इसके अंदर ऑफलाइन क्लासेस में करने में। ये पूरा भी 1 घंटे में कंप्लीट हो गया होगा मुश्किल से। तो उसका कारण क्या है, टाइम, ऑनलाइन क्लासेस में टाइम बहुत कम लगता है। उसका मेन कारण ये है कि लिखना होता है और मिटाना होता है। तो अगर मैं लिखूंगा और मेरे साथ साथ में तुम भी लिखोगे तो इसका मतलब टाइम डबल लग जाएगा। तो देख लो, ऑनलाइन क्लासेस में फ़ायदा ये ज़रूर होता है कि आप फटाफट से इसको कर सकते हो। और ज़िंदगी को मस्त तरीके से जिया करो। ऐसा नहीं है कि दुनिया तो साली कहती रहती है, कई मैसेज आते हैं कि सब नौकरी नहीं लग रही, 2 साल 3 साल हो गए, तो भाई नौकरी सब कुछ थोड़े ना होता है। और करे जाओ मेहनत, लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और घर वालों के साथ रहा करो, सबसे बड़ी बात तो ये है। उनके साथ रहोगे तो उनकी कंडीशन तुम देखोगे, और कंडीशन देखोगे तुम पढ़ाई भी स्टार्ट कर ही दोगे। सीधी सी बात तो ये है। जयपुर रहते हो या कहीं बाहर रहते हो तो उसमें क्या है, कई बार ये हो जाता है कि तुम्हारे पास में पैसा टाइम से आता रहता है, तो फिर तुम्हें इस चीज़ का फील नहीं होता है। साथ रहोगे तुम्हें फील भी होगा कि हाँ यार कंडीशन क्या चल रही है, पैसा मेरे पास में कैसे पहुँचता है। आ गई बात समझ में। तो और अगर तुम बाहर रह रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, तुम कोचिंग कहीं भी करो, लेकिन 15-20 दिन में या महीने भर में 1 राउंड घर का जरूर काट जाया करो। तुम्हारी जो हवा में उड़ने की आदत है ना वापस ज़मीन पे आ जाएगी उस दिन जब तुम घर पे आओगे। और ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो, इसलिए पढ़ाई करो और घर वालों के साथ रहो, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। इस बात पे मुझे एक शेर की बड़ी फेमस लाइनें भी याद आती है। उन्होंने कहा था कि प्यास लगी थी बड़ी गजब की साहेब, मगर पानी पीता तो पीता कैसे, क्योंकि पानी में जहर था। पीता तो मर जाता और ना पीता तो यूँ मर जाता। बस यही कुछ मसले थे ज़िंदगी के जो ज़िंदगी भर हल ना हो सके, ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता।
हुनर अक्सर तमाशा करता है सड़कों पर, किस्मत हमेशा महलों पे राज करती है। सुबह सुबह उठना पड़ता है कमाने के लिए साहेब, आराम कमाने निकलता हूँ आराम छोड़कर। दौलत की लत ऐसी लगी कि कमाने निकल पड़े, और जब दौलत हाथ लगी तो कुछ रिश्ते हाथ से निकल पड़े। शुरू में फुर्सत ना थी बच्चों में रहने की, और जब फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल पड़े। तो भैया ये ज़िंदगी ये चलती रहेगी, कभी कौन कमा रहा है कभी कौन कमा रहा है, इसलिए घर वालों के साथ भी रहो और अच्छे से रहो। आ रही है बात समझ में? ये पूरा चैप्टर मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है। कंप्लीट नहीं मतलब यहाँ तक आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो इसका आधा पार्ट और बच रहा है। अभी हमारा कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ है, अभी हमारा साइटोकाइनेसिस बाकी है पूरा, उसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन बाकी है पूरा। जैसे ही वो कंप्लीट होगा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? और घर वालों को टाइम देने के बाद पे एक लाइन और है। अब ऑफलाइन क्लासेस में तो चलता रहता है, ऑनलाइन का मेरे को आइडिया नहीं है, बट ट्राई करते हैं थोड़ा सा। कहते हैं कि सुनना अच्छे से, उड़ा भी दो सारी रंजिशें इन हवाओं से यारो, उड़ा भी दो सारी रंजिशें इन हवाओं से यारो, छोटी सी ज़िंदगी है नफ़रत कब तक करोगे। उड़ा भी दो सारी रंजिशें इन हवाओं से यारो, छोटी सी ज़िंदगी है नफ़रत कब तक करोगे। घमंड ना करना ज़िंदगी में तकदीर बदलती रहती है, घमंड ना करना ज़िंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है बस तस्वीर बदलती रहती है। आ गई बात समझ में? इसलिए घमंड कभी नहीं करना, पढ़ाई ढंग से करनी है और अपनी ईमानदारी से ध्यान देना है। जो भी करना है सब कुछ मन से करना है, जितना भी करना है बिल्कुल ईमानदारी से करना है। उसके बाद में भगवान के हाथ में कि तुम्हारी ईमानदारी कितनी रहती है। अगर ज़्यादा रही, अच्छी रही, बिल्कुल अच्छे लेवल पर रही तो सिलेक्शन 100% होगा। और अगर नहीं भी होता है और तुम्हारी ईमानदारी बहुत अच्छी थी तो ये मान के चलना कि तुम्हारे बाद में या तुम्हारे लिए आगे इससे कुछ बेहतर है तुम्हारे लिए। और अगर तुम्हारे लिए इससे बेहतर है तो फिर छोटी चीज़ को क्यों देखना भाई, जब इससे बेहतरी मिल रहा है तो। लेकिन काम ऐसा नहीं है कि तुम इसमें काम में मक्कारी कर रहे हो और फिर तुम सोच रहे हो कि मुझे इससे बेहतर मिलेगा। ये ध्यान रखना, फिर तो इससे ख़राब मिलेगा। और अगर तुम अंदर से सेटिस्फाई हो कि हाँ यार मैंने जो किया है अब तक वो कंप्लीट किया है और अच्छे से किया है, तो फिर ये मान के चलना कि तुम्हें सफलता निश्चित मिलेगी। और अगर नहीं मिलती है, अगर नहीं मिलती, कई बार हो जाता है कि यार हमने पूरा अंदर से सेटिस्फाई थे, काम भी अच्छा था, पर एंड टाइम पे मान लो दिन ही ख़राब था, कुछ भी हो जाता है। अगर उस दिन तुम्हारे को वो चीज़ नहीं मिल रही है तो ये 100% श्योर है कि उसके बाद में जो आने वाले टाइम में तुम्हें इससे कुछ बेहतर मिलेगा, और बेहतर ही नहीं बहुत बेहतर मिलेगा। दुनिया का काम तो कहना है, वो कहती रहेगी, उस पर ध्यान लगाओ मत, सीधा पढ़ाई पे ध्यान दो अपने। उम्मीद है आज का चैप्टर आपको पूरा समझ में आया होगा। नहीं आया तो इसको आप दोबारा से रिवाइज कर लेना, रिपीट कर लेना। ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार में जल्दी से समझ में नहीं आती है। अदर चैप्टर तो आ जाते हैं साइंस के, ये थोड़ा सा अजीब सा अटपटा सा चैप्टर है, तो इसको आप एक बार सही से देख लेना और वापस से रिवाइज कर लेना। उम्मीद है आपको पूरा ऐसे कि ऐसे ये समझ में आएगा। ये जिम्मेदारी मेरी है। आगे ये बात समझ में? ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।